कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने की कला नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल हथियार है और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग एक ही बात बोलते हैं लेकिन सामने वाला उस पर ध्यान नहीं देता, और कोई दूसरा वही बात कहे तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। असल में फर्क होता है कैसे बोला गया ना कि सिर्फ क्या बोला गया। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स की जो आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं बल्कि याद रखा जाएगा। सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक है मिरर टेक्निक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से पहली बार मिलते हो लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा अपना सा लग रहा है। वो कनेक्शन अचानक से बन जाता है और आप सोचने लगते हो ऐसा क्या खास हुआ। असल में सामने वाला इंसान शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस या बोलने का स्टाइल थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। इसे ही कहते हैं मिरर टेक्निक। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की नकल करो कि अगर वह हाथ हिलाए तो आप भी हाथ हिला दो या अगर वो खांसे तो आप भी खांसो। नहीं, वो तो फेक लगेगा। मिररिंग सेटल होनी चाहिए, इतनी सॉफ्ट कि सामने वाला खुद भी नोटिस ना कर पाए लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगे कि हाँ यार ये बंदा मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत धीरे और शांत बोल रहा है तो आप भी उसी पेस में रिस्पॉन्ड करो। अगर वो थोड़ा इनफॉर्मल है, रिलैक्स होकर बैठा है, तो आप भी थोड़ा कैजुअल हो सकते हो, विद इन लिमिट्स। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है कि आप उसकी वेवलेंथ पर हो, और ट्रस्ट लॉजिक से नहीं फील से बनता है। यही फील मिरर टेक्निक से पैदा होता है। FBI नेगोशिएटर्स से लेकर टॉप CEO तक इस टेक्निक को यूज करते हैं क्योंकि इससे सामने वाला साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल फील करता है और ओपन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ओवरडू मत करना, वरना सामने वाले को लगेगा कि आप फेक हो और सारी कनेक्शन वहीं टूट जाएगी। एक बार यह टेक्निक नेचुरल तरीके से आ गई ना तो आप किसी भी इंसान, चाहे वो क्लाइंट हो, स्ट्रेंजर हो या कोई अथॉरिटी फिगर, उसके साथ एक इनविजिबल कनेक्शन बना सकते हो जो आपकी बातों को ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल बना देता है। और यह तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, पावर ऑफ पॉजिंग। अब सोचो, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को बोलते सुना है जो बिना रुके, बिना सांस लिए बस बोले जा रहा हो, एक ही फ्लो में, सेम टोन में? क्या आप ऐसे इंसान की बातों को ध्यान से सुनते हो? शायद नहीं, क्योंकि बिना पॉज के स्पीच सिर्फ नॉइज बन जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में पॉज लेकर बोलता है तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग साइलेंस को सीरियस लेता है। एक पॉज आपकी बात को सिर्फ क्लियर ही नहीं करता बल्कि उसे पावरफुल भी बनाता है। उदाहरण, अगर कम्युनिकेशन में पावर चाहिए तो साइलेंस को समझो। उस पॉज ने उस लाइन को कितना गहरा बना दिया। देखा, वो 1 सेकंड की चुप्पी आपकी बातों में वजन डाल देती है। और यही पॉज आपके शब्दों को, आपके इमोशंस को और आपके प्रेजेंस को और भी असरदार बना देता है। बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स, ये पॉजेस के मास्टर्स थे। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, उनकी बातों को लोग महसूस करते थे, क्योंकि साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। लेकिन हाँ, पॉज का मतलब यह नहीं कि आप अजीब तरह से चुप हो जाओ। आपको जानना है कि कहाँ पॉज लेना है, कितनी देर का लेना है, क्योंकि पॉज, टोन और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों मिलकर आपके शब्दों में वो इम्पैक्ट पैदा करते हैं जो शोर मचाने से नहीं आता। अब बारी है तीसरी टेक्निक की, एक्टिव लिसनिंग। देखो, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कुछ बोल रहे हो लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। अब मैं क्या बोलूं? अब सोचो, अगर कोई आपकी बात के बीच में मोबाइल देखे, इधर उधर झांके या बस ब्लैंक फेस बनाए बैठे रहे, आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई आपकी आंखों में आंख डालकर सुन रहा हो, बीच बीच में रिएक्ट कर रहा हो, हल्के से सिर हिला रहा हो, तो आपको अंदर से लगेगा, हाँ यार, ये बंदा मेरी बात समझ रहा है। यही होती है एक्टिव लिसनिंग। ये कोई एक्टिंग नहीं है, यह एक एटीट्यूड है। और सबसे मजेदार बात, जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वह भी आपकी बात को ध्यान से सुनता है। कनेक्शन दो तरफा बनता है। 4, इमोशनल लेबलिंग इमेजिन करो। कोई इंसान परेशान लग रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। आप उससे कहो, लगता है तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, सब ठीक है? बस इतना कहना उस इंसान को एक तरह की रिलीफ देता है। उसे लगता है किसी ने मेरी फीलिंग्स को बिना कहे समझ लिया। इमोशनल लेबलिंग का मतलब है सामने वाले के इमोशन को एक नाम देना। शायद ये सिचुएशन आपको थोड़ा एंजाइटी दे रही है। ये छोटी छोटी लाइंस बड़ी बड़ी दीवारें गिरा देती हैं। और अब आखिरी टेक्निक,
5. एंकरिंग कॉन्फिडेंस. हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग सीख जाते हैं खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना, और यहीं से फर्क पड़ता है. सीधी कमर, आई कांटेक्ट और स्टेबल टोन, ये सब चीजें सामने वाले को साइलेंटली सिग्नल देती हैं, आई एम इन कंट्रोल. कॉन्फिडेंस एक वाइब है, और जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हो, आप उस वाइब में खुद को एंकर कर देते हो. फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो. साइलेंस इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ पावर. चार्ल्स डी गॉल. एक बेवकूफ की पहचान उसके शब्दों से होती है, और एक समझदार की पहचान उसके शांत रहने से. दुनिया में जो लोग अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, वो सिर्फ जीते नहीं बल्कि मैनिपुलेट करते हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वो अपना गेम खुद एक्सपोज कर देते हैं. पार्ट 1. साइलेंस का साइकोलॉजिकल साइंस. चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने शब्द पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी पे कंट्रोल नहीं कर सकता. साइंस भी यही कहता है, हर लफ्ज जो तू बोलता है वो तेरी साइकोलॉजी का एक्सरे होता है. तेरा फियर, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस, तेरी इनसिक्योरिटी, सब रिवील हो जाता है. लेकिन जब तू चुप रहता है, सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है. वो तेरे इंटेंशंस समझ नहीं पाता, और कंफ्यूजन इक्वल्स कंट्रोल. लोग जितना तुझे समझने की कोशिश करते हैं, उतना तू उनके दिमाग में जगह बनाता है. उनके माइंड का रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ आ जाता है. पार्ट 2. पावर डायनामिक्स एंड सोशल मैनिपुलेशन. एक एग्जाम्पल ले. एक कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है. 2 बंदे हैं. पहला बंदा हर 10 सेकंड में बोलता है, सर मुझे लगता है ये आइडिया बेस्ट है. दूसरा बंदा चुप है, ऑब्जर्व कर रहा है. एंड में जब वो सिर्फ 2 लाइंस बोलता है, रूम के सब लोग उसकी बात सुनते हैं. क्यों? क्योंकि जो रारे होता है वो पावरफुल होता है. इसे कहते हैं सोशल वैल्यू साइकोलॉजी. जितना तू अपने वर्ड्स को स्केर्स करेगा, उतनी तेरी वैल्यू और रिस्पेक्ट स्काई रॉकेट होगी. अल्फा लोग चिल्लाते नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और सही वक्त पे सही शब्द बोलते हैं. पार्ट 3. बुद्धा's फॉर्मूला एंड सेल्फ मास्टरी. बुद्धा ने कहा था, बोलने से पहले अपने शब्द को 3 दरवाजों से गुजरना चाहिए. क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये बोलने से किसी का भला होगा? लेकिन 99 लोग बिना सोचे बोलते हैं, और वही 99 लोग एवरेज बनते हैं. बाकी के 1% लोग शब्द पे कंट्रोल करते हैं, और वही लीडर्स बनते हैं. समझ ले, साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है. साइलेंस एक स्किल है. जो इस स्किल को मास्टर करता है, उसके लिए दुनिया ओपन बुक बन जाती है. पार्ट 4. नेगोशिएशन एंड मनी पावर. मान ले तू जॉब इंटरव्यू में है. कंपनी कहती है, हमारे बजट में 5 लाख है. अगर तू इंस्टेंटली बोलता है, सर मुझे 70 चाहिए, गेम ओवर. लेकिन स्मार्ट बंदा चुप रहता है. उसका साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है. कंपनी सोचती है, ये बंदा कॉन्फिडेंट है, कुछ तो वैल्यू होगी. एंड रिजल्ट, वो तेरे फेवर में नेगोशिएट करते हैं. रूल याद रख, साइलेंस प्लस पेशेंस इक्वल्स मैक्सिमम प्रॉफिट. बिजनेस हो या रिलेशनशिप, जितना तू ज्यादा बोलता है उतना ज्यादा एक्सपोज होता है. आज से डिसाइड कर, तुझे एवरेज बनना है या मास्टर. दिन की शुरुआत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि तुम्हारा ज्यादातर समय किन चीजों पर जाता है? क्या वो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं या नहीं? कई बार हम अपनी एनर्जी उन बातों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते. मौसम खराब हो गया, बॉस ने गलत बर्ताव किया, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ उल्टा सीधा कह दिया, देश में कुछ गलत हो रहा है. ये सब बातें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं. फिर भी हम इन पर इतना सोचते हैं, परेशान होते हैं कि खुद को टेंशन में डाल लेते हैं. लेकिन अगर तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें सीखनी चाहिए वो है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड नो कंट्रोल. यानी समझो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं. हमारी जिंदगी में लगभग 80% चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता. जैसे मौसम कैसा रहेगा, लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रैफिक जाम होगा या नहीं, किसी की सोच या राय कैसा होगा, किसी का ब्रेकअप हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, सरकार का फैसला. अब सोचो, क्या इन सब पर गुस्सा या दुखी होना किसी तरह तुम्हारी स्थिति को सुधारता है? नहीं. अब दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम अपना समय कहाँ लगाते हो, तुम अपना समय कहाँ वेस्ट करते हो, तुम किसे माफ करते हो, किसे इग्नोर करते हो, तुम किससे प्यार और लगाव रखते हो, तुम दिन में कितना सीखते हो, कितना काम करते हो. ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में हैं. अगर तुम इन पर फोकस करने लगो तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून और पॉजिटिव बन सकती है. मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो बेवजह की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते. अगर कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो गुस्से में आकर चीखने की बजाय सोचते हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो वो खुद को शांत रखते हैं. हर बार जब तुम किसी बाहरी चीज को लेकर दुखी या परेशान होते हो, तो असल में तुम अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे होते हो. मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा है. अब ये उसके सोचने और बोलने का तरीका है.
ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे। तुम चाहो तो खुद को शांत रख सकते हो, और चाहो तो अपने काम से जवाब दे सकते हो। तुम चाहो तो गुस्से में आकर अपना पूरा दिन बर्बाद कर सकते हो, या फिर फोकस रखकर खुद को और बेहतर बना सकते हो। तुम्हारी असली ताकत तब दिखती है जब तुम शांत रह सको, तब भी जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो। तूफान को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन उसमें खुद को कैसे संभालना है वो तुम्हारे कंट्रोल में है। दूसरा तरीका, गलती करने से मत डरना। हर गलती तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। बहुत से लोग गलती करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। वे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन अगर तुम इस डर में जीते रहोगे तो कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे। जिंदगी एक सीखने की जर्नी है, और इस यात्रा में गलती करना एकदम नॉर्मल बात है। अक्सर लोग गलती करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती करना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। गलती करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें बार बार दोहराना कमजोरी है। अगर तुम हर गलती से कुछ सीखते हो तो वही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। स्टीव जॉब्स को शुरुआत में उनके आईफोन के आइडिया को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने सीखा, लोगों के फीडबैक पढ़ा और अपनी गलती को सुधारा। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी आइडिया को छोड़ा नहीं, और आज आईफोन दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोनों में से एक है। गलती करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में अक्सर यह सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है। बचपन से ही हमें अच्छे नंबर लाने, सही जवाब देने और परफेक्ट बनने का दबाव दिया जाता है। ऐसे में जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन सोचो, क्या कभी कोई ऐसा इंसान हुआ है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? हर महान व्यक्ति, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी या फिर कोई सफल बिजनेस लीडर, सभी ने गलती की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गलतियों से कुछ सीखा और आगे बढ़े। इसलिए गलती करने पर शर्म मत करो। शर्म करनी है तो तब जब तुमने गलती की और उससे कुछ सीखा नहीं। एक ही गलती बार बार करना इस बात का संकेत होता है कि या तो तुमने उस गलती से कुछ सीखा नहीं, या फिर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम बार बार देर से उठते हो और दिन भर आलसीपन महसूस करते हो तो यह केवल आदत नहीं है, ये एक पैटर्न है जो तुम्हारी प्रोग्रेस को रोक रहा है। तुम्हें अपनी गलतियों को पहचानना होगा। यह समझना जरूरी है कि तुमने कहाँ चूक की और क्यों की। जब तुम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है, अगर तुम सीखने को तैयार हो। जब कोई परीक्षा खराब जाती है या कोई प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो उससे निराश मत हो। ये सोचो कि अगली बार क्या अलग कर सकते हो। हर गलती का एक मैसेज होता है। कुछ गलती ये सिखाती है कि योजना बनाना जरूरी है, कुछ यह बताती हैं कि धैर्य रखना जरूरी है, और कुछ यह दिखाती हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम जितनी जल्दी ये समझ जाते हो कि गलतियों से भागना नहीं है बल्कि उन्हें अपनाना है, उतनी ही जल्दी तुम मजबूत इंसान बनते हो। याद रखो, जो लोग सफल होते हैं वे वही हैं जो फेल होने के बावजूद कोशिश करते रहते हैं। वे जानते हैं कि गलती सिर्फ एक सीढ़ी है मंजिल तक पहुंचने की। जब तुम हर गलती को एक सीख की तरह देखोगे तब तुम्हें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तुम हर चैलेंज को खुले दिल से स्वीकार करोगे, और तभी तुम एक मजबूत, समझदार और सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तीसरा तरीका, कठिन समय में भी शांत रहना सीखो। यही असली ताकत है। जिंदगी आसान नहीं होती। हर किसी को अपने अपने हिस्से की मुश्किलें मिलती हैं। किसी को आर्थिक तंगी, किसी को धोखा, किसी को नौकरी जाने का डर, तो किसी को अपनों से दूर होने का गम। लेकिन जो चीज इंसान को बाकियों से अलग बनाती है वो है कठिन समय में उसका शांत रहना। तुम्हें जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। नौकरी चली गई हो, बैंक अकाउंट खाली पड़ा हो, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही पीठ पीछे वार कर गया हो। ऐसे वक्त में गुस्सा आना, टूट जाना, घबरा जाना बिल्कुल इंसानी फितरत है। लेकिन जो उस वक्त खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है, चुपचाप बैठकर सोचता है कि अगला कदम क्या होगा, वही इंसान असली मायनों में मेंटली स्ट्रांग कहलाता है। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शांत रहना, चुप रहना मतलब डरना या हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई ये है कि शांत रहना एक ताकत है। तुम जब गुस्से में होते हो या डर के मारे कुछ भी बोल या कर देते हो तो वो तुम्हारा कमजोर साइड होता है। लेकिन जब तुम अपने इमोशन को काबू में रखते हो, खुद को रोक कर सोचते हो कि क्या करना है और क्या नहीं, तो तुम अपनी जिंदगी की कमान खुद संभाल लेते हो। शांति का मतलब है तुमने हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, तुमने अपनी मानसिक स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। और जब मन शांत होता है तो सोच भी साफ होती है, और वही सोच तुम्हें सही फैसले लेने में मदद करती है। सोचने का वक्त लो, इमीडिएट रिएक्शन से बचो। तुम्हें किसी ने कुछ बुरा कहा, गुस्सा दिलाया, तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा कि तुम भी कुछ कहो। लेकिन वहीं अगर तुम थोड़ी देर चुप रह जाओ, सोचो और फिर जवाब दो, तो बात बहुत अलग होगी। हर फैसला जो तुमने इमोशन में आकर लिया है उसका अफसोस बाद में होता है। चाहे वो गुस्से में नौकरी छोड़ देना हो,
या डर के मारे कोई काम न करना, लेकिन जो फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं वो लंबे समय तक तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। मुसीबतें आएंगी, ये तय है, तुम चाहो या ना चाहो। मुश्किलें तो आएंगी ही। कोई भी जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कई बार सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसा तूफान आता है जो सब उल्टा कर देता है। लेकिन उस तूफान के वक्त तुम क्या करते हो, वही तय करता है कि तुम जिंदगी में कितनी दूर तक जाओगे। हर मुसीबत एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, खुद को साबित करने का मौका, और वो मौका तुम्हें तभी नजर आएगा जब तुम शांत दिमाग से सोचोगे। तुम्हारी असली पहचान कठिन समय में ही सामने आती है, जब सब अच्छा चल रहा होता है, पैसा है, प्यार है, सफलता है, तब तो हर कोई खुश रहता है। लेकिन जब कुछ नहीं बचता, जब सब छिन जाता है, तब तुम्हारा असली रूप सामने आता है। शांत रहना कोई बटन नहीं है जिसे तुम सिर्फ मुसीबत आने पर दबा सको। इसकी तैयारी पहले से करनी होती है। रोज 5-10 मिनट खुद के साथ बैठना, मेडिटेशन करना, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये सब तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। नंबर 4, दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ो, खुद के लिए जीना सीखो। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारा ज्यादातर तनाव, उलझन और बेचैनी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश से आती है? हर किसी को खुश रखने की आदत हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमारा असली सपना क्या है। अगर तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश होगा, तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाओगे। और सबसे बड़ी बात, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। हर इंसान की पसंद, सोच, आदत और एक्सपेक्टेशन अलग होती है। किसी एक को जो बात अच्छी लगती है, वही बात किसी दूसरे को बुरी लग सकती है। अब सोचो, अगर तुम दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तुम खुद ही उलझ जाओगे। मान लो तुम्हारे दोस्त चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है कि तुम एक क्रिकेटर बनो। अगर तुम उनके कहने पर इंजीनियर बन भी गए तो क्या तुम खुश रहोगे? शायद नहीं। और हो सकता है कुछ साल बाद वही लोग तुम्हें कहें कि काश तुमने अपने मन की सुनी होती। लोगों की राय बदलती रहती है, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि तुम खुद के फैसले खुद लो और ना कहना सीखो। कभी कभी लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि जो लोग तुम्हारे ना को समझते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। हर बार हाँ कहना तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता। तुम्हें क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, क्या बनना है, ये सब फैसले तुम खुद लो। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। अंत में एक बात याद रखो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और करना भी नहीं। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। इसलिए आज से ही तय करो, अब तुम खुद के लिए जियोगे, खुद के फैसले लोगे और सबसे जरूरी बात, दूसरों की मंजूरी के बिना भी खुश रहना सीखोगे। और ये बात ध्यान रखना, जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए भी दिमागी एक्सरसाइज करना पड़ता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करो और आधे घंटे कोई पेपर या बुक पढ़ने की आदत बनाओ। इससे तुम्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। रूल नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपकी बात को सीरियसली ले, तो सबसे पहले उसकी पहचान को सम्मान देना सीखें। इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका है उसका नाम लेना। जब आप किसी को भाई, भाई साहब या एक्सक्यूज मी कहकर पुकारते हैं तो वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप उसे उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे राहुल भाई, तो आपकी बातों में एक व्यक्तिगत जुड़ाव आ जाता है। सामने वाला तुरंत आपको अटेंशन देने लगता है। नाम से जुड़ता है कनेक्शन और कनेक्शन से आता है सम्मान। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब कोई अपना नाम सुनता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। उसे लगता है कि यह इंसान मुझे जानता है, मेरी अहमियत समझता है। यही एहसास उसे आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करता है। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, यह किसी की पहचान, उसकी भावनाओं और उसकी पूरी दुनिया का प्रतीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दिल तक पहुंचे तो नाम लेकर बात कीजिए। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। रूल नंबर 2, हमारी आंखें हमारी आत्मा का आईना होती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्द चाहे जितने भी सच्चे हों, अगर हमारी आंखें हमारा साथ नहीं देती तो हमारी बात का असर कमजोर पड़ जाता है। अगर आप सामने वाले से नजरें चुराकर, इधर उधर देखकर या नीचे झांककर बात करेंगे तो आपके शब्दों का वजन हल्का पड़ जाएगा। सामने वाला आपको कमजोर, डरपोक या झूठा समझ सकता है, भले ही आप अपनी पूरी सच्चाई से बोल रहे हो। लेकिन जब आप आंखों में आंख डालकर
पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बात करते हैं, तब आपकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। आंखों का संपर्क केवल बातचीत का एक तरीका नहीं है, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो कहता है, मैं डरता नहीं हूं, मैं सच्चा हूं और मैं आपको पूरी तवज्जो दे रहा हूं। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं, उसकी बात को महत्व दे रहे हैं और अपनी बातों का पूरा यकीन दिला रहे हैं। आपकी आंखों से झलकने वाला आत्मविश्वास आपके शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपनी नजरों को झुकने मत दीजिए। अपनी आंखों से अपने शब्दों में वो ताकत भरिए जो हर दिल को छू जाए। अपनी मौजूदगी को महसूस कराइए, क्योंकि जो नजरें झुक गईं, वो आपकी बातों की ताकत भी ले गईं। और याद रखिए, आत्मविश्वास से भरी नजरें वह करिश्मा कर सकती हैं जो सिर्फ शब्द कभी नहीं कर सकते। भी आपकी नजरें आपका असली चेहरा है और आपकी बातों की सच्चाई वहीं से शुरू होती है। रूल नंबर 3, आप क्या बोलते हो यह जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम है कैसे कहते हैं। आपकी आवाज केवल शब्दों की अदायगी का जरिया नहीं है, यह आपकी भावनाओं का आईना है। अगर आप अपनी हर बात एक ही टोन, एक ही स्पीड और एक ही एक्सप्रेशन में कहेंगे, तो आपकी बातें सुनने वाले के लिए एक बोझ बन जाएंगी। अब सोचिए, आप कह रहे हैं, तुम जीत सकते हो, लेकिन पहले डर को हराना होगा। अगर इसे बिना फील, बिना जोश, फ्लैट टोन में बोला जाए तो यह एक साधारण वाक्य बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर इसे दिल से महसूस करके, थोड़े पॉज के साथ और अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर बोलें, तो यह शब्द किसी के अंदर छिपे तूफान को जगा सकते हैं। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, यह आपका सबसे ताकतवर हथियार है। आपकी आवाज से निकलने वाली ऊर्जा लोगों के दिलों में असर डालती है। कभी सॉफ्टनेस दिखाइए, कभी एक पॉज लीजिए और कभी अपनी आवाज में जोश भरिए। ऐसा करने से आप अपने शब्दों को महज बातें समझ नहीं, बल्कि एहसास बना देते हैं। याद रखिए, एक मोनोटोनी में बोलने वाला स्पीकर लोगों की यादों में गुम हो जाता है, लेकिन वह जो अपनी आवाज में जज्बा, उतार चढ़ाव और जोश लाकर बोलता है, लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाता है। तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए, अपनी बातें रिकॉर्ड करिए, खुद को सुनिए और सवाल पूछिए, क्या मेरी आवाज लोगों को महसूस करा रही है? क्या मेरी बातों में वो असर है जो दिलों को छू जाए? क्योंकि दोस्तों, आपकी आवाज वो आग है जो शब्दों में जान डालती है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करिए और दुनिया को दिखाइए कि शब्दों का जादू आपकी आवाज से कैसे चलता है। रूल नंबर 4, लोग सलाहों से नहीं बदलते, लोग बदलाव की शुरुआत करते हैं कहानियों से। अगर आप किसी से कहते हो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो शायद वो सुन लेगा, सिर हिला देगा और अगले ही पल भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो उसकी रूह तक पहुंच जाए, तो आपकी बात उसका जीवन बदल सकती है। मान लो आप कहते हो, एक आदमी था, उसके पास ना पैसा था ना संसाधन, दिन में खेतों में काम करता था और रात को चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही आदमी एक डॉक्टर है जो हजारों जिंदगियां बचा रहा है। अब सोचो, यह कहानी सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक एहसास है। यह इंसान के अंदर एक ऐसी जगह बना देती है जहां वो खुद को देख सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान की आत्मा कहानियों से जुड़ती है, सलाहों से नहीं। जब आप किसी को समझाना चाहते हो, उसे यह मत बताओ कि क्या करना चाहिए, उसे यह महसूस करवाओ कि आप उसकी जगह पर थे, आपने भी वही दर्द झेला है, वही मुश्किलें देखी हैं, और फिर उसे दिखाओ कि आपने कैसे उन मुश्किलों से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। याद रखो, आपकी कहानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जियो, इसे महसूस करो, और जब आप इसे किसी और से साझा करोगे, तो वो आपकी बात को केवल सुनेगा नहीं, वो उसे अपने जीवन में उतारेगा। क्योंकि दोस्त, शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी दिलों में बस जाती है, और वही दिल, वही जज्बा जिंदगी बदलने का कारण बनता है। रूल नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने, तो सबसे पहले उनके दिल तक पहुंचना सीखिए। यह दुनिया सलाहों, ज्ञान और तर्कों से भरी पड़ी है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश करते हैं, वह है अपनी अहमियत। लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार या ज्ञानी हो, उन्हें तब तक आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं होगी, जब तक आप उन्हें यह महसूस नहीं करवाते कि वे आपके लिए खास हैं, कि आप उनकी कद्र करते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, सीधे मुद्दे पर जाने की जल्दी मत करिए। पहले उस इंसान के दिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए,
उसे इमोशनली कंफर्ट दीजिए। हो सकता है आप कहें, आपसे बात करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है, या आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ऐसा कहने से सामने वाला न केवल आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा, बल्कि आपकी बातों को महत्व भी देगा। याद रखिए, लोग आपकी नॉलेज नहीं सुनते, वो आपकी इंटेंशन सुनते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हो, उन्हें महत्व देते हो, तो वे आपके हर शब्द को दिल से सुनेंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी से बात शुरू करें, अपनी बातों की शुरुआत उनकी वैल्यू से करिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आप उनकी इज्जत करते हैं। देखिएगा, लोग आपकी बातों को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनाएंगे भी, क्योंकि दिल से की गई बात सीधे दिल तक पहुंचती है। और यही वह कनेक्शन है जो शब्दों को प्रभावशाली और यादगार बना देता है। रूल नंबर 6, तर्क वितर्क या गुस्से में नहीं छिपा होता। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को सही साबित करने के चक्कर में सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं। पर क्या वास्तव में हमें हर बार सही साबित होने की जरूरत है? जीवन में जीतने का असली मतलब यह नहीं कि हर बहस में आप जीतें। असली जीत तो तब होती है जब आप बिना कहे, बिना बहस किए दूसरों के दिलों को समझें और उन्हें अपना बना लें। जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो आप भी गुस्से में जवाब देंगे तो बात खत्म नहीं होगी। एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे बाद में गिराना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखें, हल्के से मुस्कुराएं और कहें, शायद आप सही हैं, चलिए इस पर विचार करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को केवल शांत ही नहीं करेंगे, बल्कि उसका सम्मान भी बनाए रखेंगे। याद रखिए, बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और आपके व्यवहार में भी होती है। जो दिल से बोलते हैं वे केवल बात नहीं करते, रिश्ते बनाते हैं। हर परिस्थिति में लड़ाई करना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर मुस्कुराना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यह चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। यही चुप्पी आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप जो हैं वही रहिए, सरल, शांत और समझदार। यही आपकी पहचान बनेगी। रूल नंबर 7, शब्दों की ताकत को समझो। याद रखना, शब्द तलवार से भी ज्यादा धारदार होते हैं। तलवार से किया गया घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन शब्दों से किया गया घाव दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। जब एक बार जुबान से कोई बात निकल जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जब भी बोलो, केवल बोलने के लिए मत बोलो, सोचो, समझो और फिर बोलो। क्या जो आप कहने जा रहे हो वह सामने वाले की इज्जत बढ़ाएगा या उसे तोड़ देगा? क्या आपकी बात आपके व्यक्तित्व को ऊंचा दिखाएगी या गिरा देगी? क्योंकि गुस्से में, मजाक में या बिना सोचे समझे कहे गए शब्द अक्सर ऐसे जख्म दे जाते हैं जो सामने वाला भूल नहीं पाता। आपके शब्द ही तय करते हैं कि लोग आपको याद करेंगे या आपको माफ भी नहीं करेंगे। शब्द रिश्ते बना सकते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। हर शब्द एक बीज है। यह आप पर निर्भर करता है कि वह बीज प्यार का होगा या नफरत का। जब बोलो तो यह सोचो कि आपकी बात किसी का दिन बेहतर बनाएगी या किसी का दिल तोड़ देगी। समझदारी से चुने गए शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। तो अगली बार जब जुबान खोलो तो केवल जुबान से नहीं, दिमाग और दिल दोनों से खोलो। आपके शब्द आपके सबसे बड़े हथियार भी हो सकते हैं और आपके सबसे अच्छे साथी भी। यह आप पर है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बोलो, लेकिन सोच समझ कर बोलो, क्योंकि यही वह कला है जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। रूल नंबर 8, बोलने की असली कला। भाई, बोलने की सबसे बड़ी कला यह नहीं कि आप क्या बोलते हो, बल्कि यह है कि आप क्यों बोलते हो। आपके शब्द तभी मायने रखते हैं जब उनके पीछे सच्चाई हो, एक नेक इरादा हो। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए बोल रहे हो, अगर आपके शब्दों में बनावट है और दिल में साफ कोई नहीं, तो सामने वाला भले कुछ ना कहे, लेकिन वह समझ जाएगा। लोग आपकी आंखें पढ़ सकते हैं, आपके लहजे से आपके इरादे भांप सकते हैं। याद रखो, लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि आप अपने दिल से बोल रहे हो या सिर्फ अपने फायदे के लिए। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह बात दिल से कह रहा हूं? क्या मेरे इरादे साफ हैं? क्योंकि जब आपके इरादे पवित्र होते हैं तो आपके शब्दों में एक अलग ताकत आ जाती है। लोग सिर्फ सुनते नहीं, वे आपकी बातों को महसूस करते हैं। आपके शब्दों का असर आपके इरादों की सच्चाई से आता है। सोचिए, जब आप किसी को दिल से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वह वाक्य शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। लोग उसमें आपके इरादे, आपका भरोसा और आपकी सच्चाई देख पाते हैं। इसीलिए अगली बार जुबान खोलने से पहले दिल खोलो, अपने इरादों को साफ करो,
क्योंकि असली असर वही शुरू होता है जहां इरादा सच्चा हो। याद रखना, शब्द तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से बोले गए शब्द ही वो पुल बनाते हैं जो दिलों को जोड़ देते हैं। बोलो जरूर, लेकिन हमेशा सच्चे दिल और नेक इरादे के साथ। यही बोलने की सबसे बड़ी कला है। तो ये थे वह 8 तरीके जिसकी मदद से अगर आप बोलोगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आपकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। रहें। ट्रिक 1, पास बैठने की ताकत। कल्पना करें आप एक मीटिंग में हैं, कोई इंसान आपको गुस्से से देख रहा है, शायद वह आक्रामक होने वाला है। आप क्या करेंगे? डरेंगे? नहीं, आप बस चुपके से उठें और उनके बगल में जाकर बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई आपके सामने बैठा हो तो उसे गुस्सा दिखाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप उनके पास बैठते हैं 3 चीजें होती हैं। 1, उन्हें गुस्सा दिखाने के लिए अपना शरीर घुमाना पड़ता है, जो असहज है। 2, पास बैठने से एक अनजाना साइकोलॉजिकल दबाव बनता है। 3, चीजें अचानक निजी हो जाती हैं, जिससे गुस्सा दिखाना मुश्किल हो जाता है। यह ट्रिक इतनी सूक्ष्म है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता और आप स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। ट्रिक 2, भद्र सलाह का जादू। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात पर तुरंत भरोसा करे, तो भद्र सलाह ट्रिक का इस्तेमाल करें। लोग स्वाभाविक रूप से अपने से बड़ों की बातों पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि मेहनत से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। यह ट्रिक तब और प्रभावी होती है जब आप इसे किसी मीटिंग या बहस में इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला आपकी बात को न सिर्फ गंभीरता से लेगा, बल्कि उस पर शक भी नहीं करेगा। यह डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर मचाए काम करता है। ट्रिक 3, छोटी मदद बड़ा असर। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपको पसंद नहीं करता? अगली बार उनसे कुछ छोटा सा मांग लें, जैसे क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं? यह छोटा सा काम मना करना मुश्किल होता है। अगर वे मना करते हैं तो उन्हें अंदर से गिल्ट महसूस होगा, और अगर वे मदद करते हैं तो उनके दिमाग में आपकी इमेज बदलने लगेगी। यह ट्रिक बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट पर आधारित है। कहते हैं फ्रैंकलिन ने अपने दुश्मन से एक किताब मांगकर उसे दोस्त बना लिया था। छोटी मदद मांगना बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ट्रिक 4, जम्हाई का रहस्य। क्या आपको लगता है कि कोई आपको चुपके से देख रहा है? इसे पक्का करने का एक अजीब लेकिन कारगर तरीका है। बस उनके सामने जम्हाई लें, हाँ जम्हाई, और तुरंत उनकी तरफ देखें। अगर वे भी जम्हाई लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपको देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जम्हाई संक्रामक होती है। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा हथियार है जो आपको बिना कुछ कहे सामने वाले की नीयत बता देता है। डेट पर हो या मीटिंग में, इस ट्रिक से आप सामने वाले के इरादों को पढ़ सकते हैं। ट्रिक 5, एड्रेनालाइन का जादू। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कभी न भूले, तो उनके साथ कुछ ऐसा करें जो उनके दिल की धड़कन बढ़ा दे, जैसे रोलर कोस्टर की सवारी, हॉरर मूवी या कोई रोमांचक खेल। जब एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है तो दिमाग उस पल को और उस इंसान को हमेशा के लिए जोड़ लेता है। डेट पर यह ट्रिक आजमाएं और आपका पार्टनर आपको भूल नहीं पाएगा। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा हथियार है जो प्यार और आकर्षण को अमर कर देता है। ट्रिक 6, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। क्या आपने कभी गौर किया कि लोग किसी घटना की शुरुआत और अंत को ज्यादा याद रखते हैं? इसे सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका नंबर पहला या आखिरी हो। डेट पर जा रहे हैं तो शुरुआत और अंत को यादगार बनाएं, जैसे कोई खास बातचीत, एक छोटा सा गिफ्ट या कोई अनोखा अनुभव। यह ट्रिक आपको दूसरों के दिमाग में हमेशा के लिए बसाने में मदद करती है। ट्रिक 7, मिररिंग का जादू। क्या आप किसी का भरोसा तुरंत जीतना चाहते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। अगर वे हाथ जोड़कर बैठे हैं, आप भी वैसा करें। अगर वे हल्का सा झुककर बात करते हैं, आप भी वैसा ही करें। लेकिन ध्यान रहे, यह इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि उन्हें पता न चले। यह ट्रिक दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि आप दोनों एक जैसे हैं। नतीजा, तुरंत भरोसा और कनेक्शन। यह 44 लॉज ऑफ पावर में भी बताया गया है, और यह इतना शक्तिशाली है कि इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ट्रिक 8, गर्म हाथ, गर्म इंप्रेशन।
जब आप किसी से पहली बार मिले तो ध्यान दें कि आपके हाथ गर्म हो। ठंडे हाथ कमजोरी का संदेश देते हैं, जबकि गर्म हाथ सम्मान और आत्मविश्वास का। ये छोटी सी चीज आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बना या बिगाड़ सकती है। अगली बार हैंडशेक से पहले अपने हाथों को रगड़ लें। ये ट्रिक छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ट्रिक 9, हंसी का साइकोलॉजिकल सिग्नल। जब कोई ग्रुप में हंसता है तो हर इंसान अनजाने में उसकी तरफ देखता है, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। यह एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है जो बताता है कि कौन किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। इसका इस्तेमाल करें और अपने ऑफिस या फ्रेंड सर्कल में छिपे कनेक्शंस को समझें। यह ट्रिक आपको ग्रुप डायनामिक्स को पढ़ने में मास्टर बना देगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे झगड़ा करने वाला है तो चुपके से कुछ खाना शुरू कर दें। खाना खाना एक शांत करने वाली गतिविधि है। यह स्नैक मैन इफेक्ट कहलाता है। एक बार दो लोगों के बीच तीखी बहस हो रही थी, तभी एक शख्स ने पिज्जा खाना शुरू किया। नतीजा, माहौल शांत हो गया और झगड़ा टल गया। यह ट्रिक साइकोलॉजी का एक अनोखा हथियार है। ट्रिक 11, गैसलाइटिंग, सबसे खतरनाक हथियार। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक ट्रिक की, गैसलाइटिंग। यह इतनी शक्तिशाली है कि इसे अलग से एक वीडियो की जरूरत है, लेकिन मैं आपको इसका सार बता देता हूं। गैसलाइटिंग में आप किसी को इतना आत्मसंदेह में डाल देते हैं कि वे अपनी ही समझ पर शक करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आप उनके सामान को इधर उधर करते हैं और जब वे पूछते हैं तो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। धीरे धीरे वे खुद को पागल समझने लगते हैं। यह ट्रिक रिलेशनशिप्स में बहुत इस्तेमाल होती है और इसका गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है। सावधान रहें। ट्रिक 12, लव बॉम्बिंग और अटेंशन गेम। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार दिया कि वो आपके बिना अधूरा महसूस करे? यह है लव बॉम्बिंग। मैनिपुलेटर पहले आपको प्यार और अटेंशन की बौछार करता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। आप उनके प्यार को मिस करने लगते हैं, फिर वो वापस आता है और यह सर्कल बार बार चलता है। नतीजा, आप उनके कंट्रोल में फंस जाते हैं। यह ट्रिक इतनी खतरनाक है कि लोग सालों तक इसके जाल से नहीं निकल पाते। ट्रिक 13, तीसरे व्यक्ति का खेल। यह मेरी पसंदीदा ट्रिक्स में से एक है। मैनिपुलेटर आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति को लाता है और उसे आपसे ज्यादा अटेंशन देता है। इससे आप जलन, गुस्सा या दुख महसूस करते हैं और हर बार फायदा मैनिपुलेटर को ही होता है। यह ट्रिक आपके इमोशंस को हथियार बनाकर आपको कंट्रोल करती है। ट्रिक 14, साइलेंस की ताकत। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं या उनकी सच्चाई बाहर निकालना चाहते हैं तो साइलेंस का इस्तेमाल करें। चुप रहने से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे गुस्सा आता है या वो आत्मसंदेह में पड़ जाता है। यह ट्रिक इतनी शक्तिशाली है कि आप बिना कुछ कहे सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ट्रिक 15, जजमेंट और गिल्ट। मैनिपुलेटर आपकी कमजोरियों को हथियार बनाता है। वो आपको आपकी गलतियों के लिए जज करता है, भले ही वो गलतियां आपने की ही ना हो। उदाहरण के लिए, वो कहेगा, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं। इससे आप गिल्ट में डूब जाते हैं और आपका आत्मसम्मान टूटने लगता है। यह ट्रिक आपको पूरी तरह उनके कंट्रोल में ले आती है। ट्रिक 16, रिफ्रेमिंग का जाल। मैनिपुलेटर स्थिति को अपने फायदे के लिए पलट देता है। उदाहरण के लिए, वो कहेगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं इसलिए मुझे जलन होती है। यह रिफ्रेमिंग है। वो अपनी गलती को जस्टिफाई करता है और आपको कंट्रोल में ले लेता है। यह ट्रिक इतनी सूक्ष्म है कि आप समझ भी नहीं पाते कि आप फंस चुके हैं। ट्रिक 17, डर का खेल। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रिक है डर पैदा करना। जैसे, अगर आप यह प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। यह डर आपको मजबूर करता है। मैनिपुलेटर भी यही करता है। वो आपके अंदर डर पैदा करता है, जैसे, अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह ट्रिक इतनी खतरनाक है कि यह आपको पूरी तरह उनके वश में कर देती है। ट्रिक 18, विक्टिम कार्ड। मैनिपुलेटर खुद को कमजोर और असहाय दिखाता है। वो कहता है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इससे वो आपकी सहानुभूति और अटेंशन पा लेता है।
फिर धीरे धीरे वो इस अटेंशन का इस्तेमाल आपको कंट्रोल करने के लिए करता है। यह ट्रिक रिलेशनशिप्स में बहुत आम है। ट्रिक 19, धमकी का दबाव। जब मैनिपुलेटर को लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं तो वो धमकी देना शुरू करता है, जैसे अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह ट्रिक आपके डर और अटैचमेंट का फायदा उठाती है। यह इतनी खतरनाक है कि लोग इसके जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ट्रिक 20, इमोशंस का मिक्स। अंतिम और सबसे खतरनाक ट्रिक, मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को एक कॉकटेल की तरह मिलाता है। प्यार, डर, गिल्ट, जलन। वो आपको पहले प्यार देता है, फिर डराता है, फिर गिल्ट महसूस करवाता है। यह सर्कल इतना जटिल होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप कब उनके कंट्रोल में आ गए। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे घातक हथियार है। अब बात करते हैं उन 3 किताबों की जो डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर की गहराइयों में ले जाएंगी। 1, द 18 लॉज ऑफ पावर। यह किताब आपको सत्ता और चालाकी के ऐसे नियम सिखाएगी जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देंगे। 2, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। यह किताब सेडक्शन के वो रहस्य बताएगी जिनसे आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। 3, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब आपको इंसानी स्वभाव के वो रहस्य बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। इन्हें पढ़ें और अपने दिमाग को एक नई ताकत दें। तो दोस्तों, यह थी डार्क साइकोलॉजी की दुनिया की एक झलक। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, क्योंकि यह ताकत जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी थी। अगली बार हम इस सीरीज के अगले हिस्से में और गहरे जाएंगे। तब तक अपने दिमाग को तेज रखें और किसी के कंट्रोल में ना आए। शार्प बनाएंगे कि दुनिया आपके सामने झुकेगी। साइलेंस योर डेडलीएस्ट वेपन। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। कृपया इसका गलत इस्तेमाल ना करें। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जो कम बोलता हो पर उसकी एक नजर आपके दिल को चीर दे। वो महफिल में चुप बैठता है, न हाव भाव न दिखावा, बस एक ठंडी खाली सी नजर जो सीधे आत्मा तक उतर जाती है। लोग उसे कमजोर समझते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं, बोरिंग ठहराते हैं, लेकिन सच सुनो, यही लोग सबसे खतरनाक होते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी स्ट्रैटेजी एक्सपोज कर देता है, अपने इमोशंस, अपनी कमजोरियां सब कुछ सामने रख देता है। और एक बार सामने वाले को आपका पैटर्न समझ आ गया, गेम ओवर। लेकिन जो चुप रहता है वो अपने साइलेंस में एक ताकत पालता है, एक ऐसी वाइब जो बिना कुछ कहे सामने वाले को बेचैन कर देती है। लोग सोचते हैं ये क्या सोच रहा है, कब बोलेगा, क्या करेगा। यही सवाल धीरे धीरे उनके दिमाग में जहर बन जाते हैं। साइलेंस वीकनेस नहीं, कैलकुलेशन है। एक नार्सिसिस्ट को देखो, उसे आपकी एनर्जी की लत होती है, वो आपके रिएक्शंस पर पलता है। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, जब आप सिर्फ एक ठंडी नजर से उसे देखते हो बिना एक शब्द बोले, वो बिखर जाता है। आपकी खामोशी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि साइलेंस अनप्रिडिक्टेबल है, और जो अनप्रिडिक्टेबल है वो डरावना है। अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, रिएक्ट मत करो, बस साइलेंट रहो, उनकी आंखों में देखो और एक हल्की सी स्माइल दो। वो स्माइल उनके दिमाग में आग लगा देगी, क्योंकि साइलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी शांति है। जब आप चुप रहना सीखते हो, आप अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हो, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है पर साइलेंट लोगों से डरती है। डोंट बी नाइस, बी रियल। नाइस होना अच्छा लगता है ना? बचपन से सिखाया गया, सबसे प्यार से बात करो, किसी को हर्ट मत करो। लेकिन सच सुनो, इस दुनिया में नाइस लोग सबसे पहले तोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइस होना मतलब अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देना, हर बार हां कहना जब अंदर से नहीं चिल्ला रहा हो, दूसरों की फीलिंग्स को खुद से ऊपर रखना और धीरे धीरे खुद को खो देना। स्टॉप बीइंग नाइस जस्ट टू बी लाइक्ड। जो हर किसी को खुश करना चाहता है वो खुद कभी खुश नहीं रहता। नाइस होना मतलब अप्रूवल की लत पालना, और जो अप्रूवल का एडिक्ट है वो कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। स्टीव जॉब्स, वो कभी शुगर कोटिंग नहीं करता था, हमेशा ब्लंट, हमेशा सच। लोग उसे सुनते थे, मानते थे। क्यों? क्योंकि सच कड़वा होता है पर पावरफुल होता है।
जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। नाइस इंसान को पसंद करते हैं पर उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन जो रियल है वो कम लोगों को पसंद आता है, पर जिसकी रिस्पेक्ट कमाता है वो दिल से कमाता है। अगली बार कोई आपकी नाइसनेस का फायदा उठाए, कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, हंस मत दो, एक्सप्लेन मत करो, बस एक बार साफ ठंडी आवाज में अपनी बात रखो, और अगर वो ना माने, वॉक अवे, जीरो एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जो रियल है वो अपनी वैल्यू जानता है, और जो अपनी वैल्यू जानता है उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। नाइस बनो बट डम मत बनो, रियल बनो। और देखो कैसे लोग पहले कंफ्यूज होंगे, फिर रेसिस्ट करेंगे, और आखिर में तुम्हारी प्रेजेंस को साइलेंटली मान लेंगे। कंट्रोल्ड रेज, योर इनर फायर। गुस्सा सुनने में नेगेटिव लगता है ना? बचपन से सिखाया गया, गुस्सा मत करो, कूल रहो, शांत रहो, लेकिन सच सुनो, गुस्सा गलत नहीं, यह इंसान का सबसे रॉ, सबसे प्योर इमोशन है। प्रॉब्लम गुस्से में नहीं, उसे हैंडल करने में है। अनकंट्रोल्ड रेज डिस्ट्रॉयज यू, बट कंट्रोल्ड रेज, इट बिल्ड्स अ मॉन्स्टर दैट डेड वर्ल्ड काउंट मेस विद। माइक टायसन, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर, उसकी ताकत सिर्फ पंच में नहीं थी, उसकी रेज में थी। एक चाइल्डहुड भरा दर्द, अपमान, गरीबी से उसने उस गुस्से को दबाया नहीं, रिफाइंड किया, रिंग में अनलीश किया। अगर वो हर किसी से स्ट्रीट फाइट में भिड़ता, शायद आज जेल में होता, लेकिन उसने अपनी रेज को ट्रेंड किया। रेज को दबाना मूर्खता है, उसे बेकार निकालना डेंजरस है। पावर तब आती है जब तुम अपने गुस्से को अपनी एनर्जी बनाते हो, बिना टूटे, बिना फूटे, अंदर जलने दो पर कंट्रोल में। और जब सही वक्त आए उसे एक्शन में बदल दो। जब इंसल्ट मिले, रिजेक्शन मिले, हार मिले, रोना नहीं, जस्टिफाई नहीं करना, बस बर्न करना अंदर चुपचाप। एक डायरी लो, उसमें लिखो हर उस इंसल्ट को, हर उस दर्द को, और फिर उस दर्द को अपनी मोटिवेशन बनाओ। जिम जाओ, स्किल सीखो, अपने गोल्स को क्रश करो। वो रेज तुम्हारा फ्यूल है। जब तुम्हारा गुस्सा तुमसे डरने लगता है, तब दुनिया तुमसे डरना शुरू कर देती है। इमोशनल डिटैचमेंट, योर अल्टीमेट फ्रीडम। अटैचमेंट सुनने में प्यारा लगता है ना? लेकिन यही वो जाल है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। हम लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो छिनते हैं, हम टूटते नहीं, खाली हो जाते हैं। और यही खालीपन हमें दूसरों का पपेट बना देता है। इमोशनल डिटैचमेंट डजंट मीन यू स्टॉप फीलिंग, इट मीन्स यू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर थिंग्स दैट वर नेवर इन योर कंट्रोल। एक माफिया बॉस को देखो, जब उसका सबसे करीबी धोखा देता है, वो चीखता नहीं, रोता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और क्वाइटली एलिमिनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अटैच्ड नहीं था। इमोशनल डिटैचमेंट क्लैरिटी देता है, रूथलेसनेस देता है, कंट्रोल देता है। जब आप किसी से इमोशनली जुड़ते हो, तुम्हारी डिसीजन वीक हो जाती है, तुम्हारे रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और तुम मैनिपुलेट होने लगते हो। लेकिन जब तुम डिटैच्ड हो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है। हर डिसीजन लॉजिकल, हर कदम कैलकुलेटेड। अगली बार कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उनके ड्रामे में मत पड़ो। एक स्टेप पीछे हटो, ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, ये मेरे लिए क्या वैल्यू ऐड करता है? अगर जवाब कुछ नहीं तो वॉक अवे। जीरो एक्सप्लेनेशन। इमोशनल डिटैचमेंट इज नॉट क्रूअल्टी, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट इन इट्स डार्केस्ट, प्यूरेस्ट फॉर्म। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, योर साइकोलॉजिकल एज। कभी सोचा कि कुछ लोग इतने खतरनाक क्यों लगते हैं? उनकी हरकतें, उनके फैसले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जोकर, बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन, उसकी ताकत उसकी सेना में नहीं, उसकी अनप्रिडिक्टेबल सोच में थी। वो कभी वही नहीं करता जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और यही उसे इतना डेंजरस बनाता है। जब लोग आपके अगले कदम को पढ़ नहीं पाते, वो डरने लगते हैं, क्योंकि जो प्रिडिक्टेबल है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो अनप्रिडिक्टेबल है वो गेम चेंजर है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है अपने कार्ड्स छुपा कर रखना, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील न करना। अगली बार कोई आपको पुश करे, प्रोवोक करे, उनके गेम में मत खेलो। कुछ ऐसा करो जो वो एक्सपेक्ट न कर रहे हो। साइलेंट रहो जब वो चीखने की उम्मीद करे। हंस दो जब वो तुम्हें रोता देखना चाहे, और जब वो तुम्हें कमजोर समझे तब स्ट्राइक करो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज नॉट रैंडमनेस, इट्स कैलकुलेटेड कैओस, और यही कैओस तुम्हें हर जंग में एक कदम आगे रखता है। डार्क प्रेजेंस, योर साइलेंट डोमिनेशन। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके कमरे में घुसते ही माहौल बदल जाए। वो ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा हंसता नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी भारी होती है
कि लोग अपने शब्द चुनने लगते हैं। यह है डार्क प्रेजेंस, एक ऐसी एनर्जी जो बिना कुछ कहे सबको कंट्रोल करती है। जेम्स बॉन्ड, वो हर सिचुएशन में कूल रहता है। उसकी स्माइल में भी एक डेंजर छुपा होता है। वो बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस में वजन होता है। डार्क प्रेजेंस बनाने के लिए आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है अपने डर को कंट्रोल करने की, अपनी बॉडी लैंग्वेज को शार्प करने की। सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालो और स्लो बोलो। हर शब्द में वजन डालो और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना सके। डार्क प्रेजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग सीन, इट्स अबाउट बीइंग फेल्ड। मास्टर ऑफ माइंड गेम्स योर इनविजिबल कंट्रोल। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो दूसरों के दिमाग से खेलते हैं और दूसरे जो उनके खेल में फंस जाते हैं। अगर आप साइलेंटली डोमिनेट करना चाहते हो तो आपको माइंड गेम्स का मास्टर बनना होगा। ये गेम शतरंज की तरह है, हर कदम सोचा समझा, हर चाल कैलकुलेटेड। माइंड गेम्स का मतलब क्रूरता नहीं, इसका मतलब है सामने वाले के दिमाग को पढ़ना, उनकी कमजोरियों को समझना और फिर उसी का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल करना। एक मैनिपुलेटर को कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक तरीका उनके अपने हथियार को उनके खिलाफ यूज करना। शर्लक होम्स, वो सिर्फ क्राइम सॉल्व नहीं करता था, वो लोगों के दिमाग को डिकोड करता था। एक छोटी सी हरकत, एक शब्द, एक नजर, वो सब कुछ नोटिस करता था और फिर उस इंफॉर्मेशन को हथियार बनाकर सामने वाले को चित्त कर देता था। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, उनकी कमजोरियां और फिर सही वक्त पर सही सवाल पूछो। ऐसा सवाल जो उनके दिमाग में शक का बीज बो दे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो सीधा जवाब देने की बजाय उनसे पूछो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यह सवाल उनकी स्ट्रैटेजी को उलझा देगा। वो सोचने लगेंगे और यही तुम्हारा मौका है उनके दिमाग को डोमिनेट करने का। जो दूसरों के दिमाग को पढ़ लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। द आर्ट ऑफ स्लो बर्न, योर साइलेंट रिवेंज। बदला, ये शब्द सुनते ही खून में उबाल आता है ना? लेकिन असली बदला वो नहीं जो चीख चिल्ला कर लिया जाए। असली बदला वो है जो साइलेंट हो, जो धीरे धीरे जलाए, जो सामने वाले को अंदर से तोड़ दे बिना ये जाने की आग लगी कहां से। स्लो बर्न रिवेंज का मतलब है धैर्य। आपकी हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, हर वो कदम जो आपको ऊपर ले जाए, वो आपके दुश्मनों के लिए एक चोट है। आपकी ग्रोथ ही आपका रिवेंज है और ये रिवेंज तब और खतरनाक हो जाता है जब आप इसे साइलेंटली अचीव करते हो। एलन मस्क, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे क्रेजी कहते थे, लेकिन उसने हर इंसल्ट को इग्नोर किया और साइलेंटली अपने गोल्स पर काम किया। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी सक्सेस को देखकर जलते हैं। यही है स्लो बर्न रिवेंज। अगली बार कोई आपको नीचा दिखाए, आपको इग्नोर करे या आपके सपनों का मजाक बनाए, उनके साथ बहस मत करो, उनकी बातों को नोट करो और फिर चुपके से अपने गोल्स पर काम शुरू कर दो। हर रात अपने टारगेट्स को लिखो, हर सुबह एक कदम आगे बढ़ो और जब आप टॉप पर पहुंच जाओ तो पीछे मुड़कर देखो। वो लोग जो आपको नीचे खींचना चाहते थे वही आपकी सक्सेस से जल रहे होंगे। स्लो बर्न रिवेंज इज नॉट अबाउट destroying others. It's about building yourself so high that they burn in your shadow. दुनिया हीरोज को पसंद करती है लेकिन विलन से डरती है। आपकी काइंडनेस से कोई नहीं डरता, आपकी डार्कनेस से डरता है। दिखावा मत करो, दबाव बनाओ, नाइस मत बनो, जरूरी बनो और सबसे जरूरी डार्क एटीट्यूड रखो। क्योंकि लाइट में सब दिखते हैं पर डार्कनेस में सिर्फ लेजेंड्स पैदा होते हैं। अगर ये बातें आपके दिमाग को हिला गईं तो कमेंट में बताओ और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि अजेय बनाएगा। डार्कनेस इज नॉट एविल, इट्स पावर, इट्स फ्रीडम, इट्स यू अनलीश्ड। जिंदगी एक जंग है, ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तुर्रम खान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो,
किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। अर्जुन है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। अर्जुन है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। डर के जीना नहीं, सर झुकाना नहीं, मुश्किल है मंजिल मगर रुकना नहीं हार कर। डर के जीना नहीं, सर झुकाना नहीं, मुश्किल है मंजिल मगर रुकना नहीं हार कर। तेरे आगे पीछे होगा ये जहां, योद्धा है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। अपनी बढ़ा करके तू कुछ दिखा, फल की तू चिंता न कर, बस अपना तू कर्म कर। शक्ति अपनी बढ़ा करके तू कुछ दिखा, फल की तू चिंता न कर, बस अपना तू कर्म कर। गीता का भी यही उपदेश है, युगांधर है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं,
बढ़ता चल, बढ़ता चल। सच तेरे साथ है, जंग की रात है आत्मा सारथी, है ये घड़ी वार की। सच तेरे साथ है, जंग की रात है आत्मा सारथी, है ये घड़ी वार की। हो जाए ना द्रौपदी का चीरहरण, कृष्णा है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। अर्जुन है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।